जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सी लैंग्वेज का एक छोटा सा कोर्स करेंगे जिसको करने के बाद आपको पूरी सी लैंग्वेज आ जाएगी। इसको करने का फायदा ये होगा कि ये करने के बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, जो कि एक कंपाइलर है। इस वक्त मैंने डेव सी प्लस प्लस के नाम से इंस्टॉल किया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने क्लिक करना है न्यू डॉक्यूमेंट पे, और आप अपना अभी पहला सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हेडर फाइल्स के बारे में। तो हेडर फाइल्स हमारे पास क्या होती हैं, इनकी मदद से आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम काम करता है। और उसके लिए आप अपने सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h। ये जो stdio.h है, ये दरअसल हेडर फाइल है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड एक और हेडर फाइल, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, जो कि है con.io.h। ये दोनों हेडर फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनके बगैर आपका सी लैंग्वेज का प्रोग्राम काम नहीं कर पाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मेन फंक्शन। ये आपका मेन फंक्शन है जहाँ पे आपका पूरा प्रोग्राम काम कर रहा होगा। उसके बाद ये मैं करली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, इनको कहा जाता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। और ये जो शुरू मैंने हैश इंक्लूड लिखा है, इसको सी लैंग्वेज में कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कोई भी चीज समझानी हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने दो स्लैश ऐड किए, तो मैं बता सकता हूँ कि ये क्या है। ये आपके पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे हैश इंक्लूड का क्या मतलब है। तो stdio से बनता क्या है, std से बनता है स्टैंडर्ड, io से बनता है इनपुट आउटपुट। तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये इसकी फाइल एक्सटेंशन है। इसी तरह कौन से बनता है कंसोल, कंसोल io डॉट एच। अब ये जो हेडर फाइल्स होती हैं, ये इनको लाइब्रेरी फाइल्स कहा जाता है। इनके अंदर होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस जिनका आप इस्तेमाल कर पाओगे। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दूंगा। सबसे पहले मैं एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको आउटपुट फंक्शन कहते हैं, इसकी मदद से आप कोई भी चीज आउटपुट करवा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम। इन्वर्टेड कॉमास में आप जो कुछ भी लिखोगे आउटपुट स्क्रीन पे नजर आएगा। आखिर में आपने सेमीकोलन ऐड कर देना है। तो ये प्रिंट एफ एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद है, हमने सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल पे क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। मैं वेलकम के नाम से, ये हमारा पहला प्रोग्राम है। और इस पे जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए वेलकम डॉट cpp, ये सी प्लस प्लस फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो अब ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है और कंपाइल पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपको एरर्स का पता चल जाएगा कि आपके प्रोग्राम में कितने एरर्स हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके प्रोग्राम में फिलहाल कोई एरर मौजूद नहीं है। अब आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक करके दोबारा रन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने रन पे क्लिक किया तो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है, और आप कामयाबी के साथ अपना पहला सी लैंग्वेज प्रोग्राम लिख चुके हैं। तो हमारे टारगेट्स में से हम अपना पहला सी लैंग्वेज प्रोग्राम लिख चुके हैं। उसके लिए आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके आपके पास अ, दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले हेडर फाइल्स लिखनी है, और फिर आपने मेन फंक्शन डिफाइन करना है, और उसके अंदर आप अपनी पूरी कोडिंग करने वाले हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे काम करना पड़ेगा, ताकि मैं कुछ ड्रॉ करके आपको समझा सकूं। आमतौर पे मैथमेटिक्स में हम एक निशान इस्तेमाल करते हैं, इसको इक्वल कहा जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको कहा जाता है असाइनमेंट। प्रोग्रामिंग में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप अगर लिखते हो एक्स इक्वल्स टू टू, अब मैथ्स में हम लिख लेते हैं एक्स इक्वल्स टू टू, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ और ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने आपकी कंप्यूटर मेमोरी जो है उसके अंदर एक जगह ले ली है, और उस जगह का नाम आपने रख लिया है एक्स, और उसके अंदर टू स्टोर हो चुका है। यानी जब मैं ये लाइन लिखूंगा x इक्वल्स टू टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि टू हमारे पास एक वैल्यू है, और ये वैल्यू स्टोर हो गई है x के अंदर।
मैथ्स में अगर आप इस तरह लिख दें 2 = x, तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा एक ही बात है, x = 2 या ये 2। लेकिन प्रोग्रामिंग में आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग में मैं ये इसका ये मतलब समझूंगा कि x को 2 में स्टोर कर दो, हालांकि मैं x को 2 में स्टोर कर नहीं सकता। तो x मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी के अंदर एक स्पेस को कहा जाता है। जैसे इस वक्त मेरे पास ये एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, वहां पे आपको एक जगह चाहिए होती है डाटा स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 को इसके अंदर स्टोर करना है, तो पहले मुझे यहाँ पे मेमोरी के अंदर जगह क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस जगह को वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल क्या चीज है, वेरिएबल इज अ मेमोरी स्पेस। कोई भी अगर आपसे पूछ ले वेरिएबल क्या, आपने बताना है मेमोरी के अंदर स्पेस को वेरिएबल कहा जाता है। उसका एक लेबल होता है, उसका एक नाम होता है। जैसे यहाँ पे हम इसका नाम रखा हुआ है एक्स। तो हम कोड की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, एक आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे एक वेरिएबल को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वेरिएबल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्स, लेकिन मुझे उसके साथ में डाटा टाइप बतानी है कि उसके अंदर किस किस्म का डाटा स्टोर हो सकता है। तो हमारे पास नंबर्स में से जो 2 है वो एक इंटीजर वैल्यू है। तो मैं इसके साथ यहाँ पे मेंशन करूंगा कि एक्स एक वेरिएबल है, लेकिन वो अपने अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। और आखिर में सेमीकोलन लगा दूंगा। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इस स्टेटमेंट को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। इस लाइन के लिखने से असर क्या पड़ेगा, इस लाइन के लिखने से होगा कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी जो है उसके अंदर एक जगह रिजर्व हो जाएगी, और उस जगह का नाम होगा एक्स। और फिलहाल चूंकि अब आपने सिर्फ इंट एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। यहाँ से मैं 2 रिमूव कर देता हूँ। तो फिलहाल आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपने मेमोरी के अंदर एक जगह रिजर्व कर ली है, ये वो जगह है, और ये फिलहाल खाली है, लेकिन इसका नाम आपने रख दिया एक्स, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। जो इंटीजर हमारे पास कंप्लीट होल नंबर्स को कहा जाता है, जैसे +1 +2 +3, या -1 -2 -3। तो जितने भी कंप्लीट नंबर हैं वो इंटीजर हैं। 2.5 को मैं इंटीजर नहीं कह सकता। 2.5 इस तरह की जो वैल्यू है, इसको कहते हैं फ्लोट वैल्यू। ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू है। तो अगर मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर मैंने 2.5 स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स के साथ ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लोट। ऐसा करने से अब जो मेरी मेमोरी स्पेस क्रिएट हुई है, इसके अंदर मैं 2.5 स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे मैंने कोड में मेंशन कर दिया कि एक्स जो है वो एक फ्लोट वेरिएबल है। अब मैं आपको एक और स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। इसको स्टेटमेंट कहा जाता है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये लाइन एक स्टेटमेंट है। इस तरह ये एक लाइन एक स्टेटमेंट है। तो प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। अब मैं एक और लाइन लिखने लगा हूँ, x = 2.5। अब मैंने क्या किया कि x के अंदर 2.5 को स्टोर कर दिया। ये लाइन बिल्कुल ठीक है, और इस अमल को कहा जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, आपने वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया है। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो फाइनली आपके पास एक वैल्यू 2.5 स्टोर हो गई है। मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, अ, जिसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल एक और वैल्यू स्टोर करनी है 4। तो मैं एक और वेरिएबल लाने के लिए फिर से एक लाइन लिखूंगा, इंट वाई। मैंने एक वेरिएबल ले लिया वाई। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इसका नाम एक्स वाई रखें, इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे। और इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो मैं इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ 4। तो आपने देखा कि इसके अंदर मैंने डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर दी। इस स्टेटमेंट के लिखने से मेमोरी पे क्या असर पड़ेगा, आपकी जो कंप्यूटर मेमोरी है उसके अंदर एक जगह रिजर्व हो जाएगी, और उसका नाम होगा वाई। और उसको, वो जो जगह आपने यहाँ पे रिजर्व की है मेमोरी के अंदर, उसके अंदर स्टोर क्या हुआ है, उसके अंदर स्टोर हो गया है 4। तो ये इस वक्त हमारी मेमोरी की सूरत हाल है कि हमारे पास एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, और उनके अंदर हमने ये वैल्यूज यहाँ पे जाके स्टोर करवा दी हैं। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। अब आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे अ, इसको 2.x = 2.5 की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2.5 = x। अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो देखा आपने इसके अंदर एरर आ रहा है। तो हमेशा आपने जो वैल्यू स्टोर करनी है, उसको आपने राइट साइड पे लिखना है वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हम कहेंगे 2.5 इज असाइंड टू x, 4 इज असाइंड टू y।
असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझना प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि x की जो वैल्यू है जो कि 2.5 है, इसको मैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख पाऊं। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा प्रिंट एफ फंक्शन। और प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमास द वैल्यू ऑफ x। ये मेरा मैसेज है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम बहुत आजाद होते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमास के बाद अगले हिस्से में मैंने यहाँ पे कॉमा ऐड करना है। कॉमा ऐड करने के बाद अब मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसकी वैल्यू मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x। अब आप देखिए जैसे ही मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो अब यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने आखिर में सेमीकोलन नहीं ऐड किया था। अब आप इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं, आपको बार बार कंपाइल करना पड़ेगा जब भी आप इसके अंदर कोई चेंज लेके आएंगे। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, कोई एरर नहीं आया, यहाँ पे आ रहा है एरर 0। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रन किया, तो आप देख सकते हैं वेलकम टू माय फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम। उसके बाद ना कोई स्पेस है, कुछ भी नहीं है। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, और वो वैल्यू भी शो नहीं हो रही। यहाँ पे तो वैल्यू शो होनी चाहिए थी। वैल्यू क्या शो होनी चाहिए थी, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 यहाँ लिखा आना चाहिए था, लेकिन टोटल फेल हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये न्यू लाइन में लिखा हुआ है, ऊपर ये लिखा हुआ है, उसके नीचे ये लाइन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जहां पे ये लाइन एंड हो रही है यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, /n। इसको बोलते हैं स्केप सीक्वेंस। इसकी मदद से आप आउटपुट न्यू स्क्रीन पे दिखा सकते हो। अब देखें इस तरह करने का मुझे फायदा क्या होगा। मैंने दोबारा से कंपाइल किया, इसको मैं यहाँ से रन करूंगा। रन करने के बाद वेलकम टू माय फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम, फिर लिखा हुआ आ रहा है द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। मैं कामयाबी के साथ इसको न्यू लाइन में लाने में कामयाब हो गया हूँ। लेकिन अभी तक x की वैल्यू यहाँ पे शो नहीं हो रही। यहाँ पे लिखा आना चाहिए था द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2.5, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ आ रहा। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, साथ में मैं यहाँ एक कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो इस बात को स्पेसिफाई करता है कि आप किस किस्म का डाटा प्रिंट करवाने जा रहे हो। तो मैं चूंकि फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवाने जा रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा %f। कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू %f। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोट वैल्यू के लिए। तो इज इक्वल टू %f प्रिंट नहीं होगा, बल्कि %f क्या करेगा, x की जो वैल्यू है 2.5 उसको गेट करेगा और शो करवा देगा। आइए इसको करके देखते हैं। दोबारा से कंपाइल किया, फिर से मैंने इसको रन किया। अब आप देख सकते हैं वेलकम टू माय फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2.5, और उसके बाद इतने ज्यादा जीरो आगे शो करवा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर देता हूं %.2f, अब जरा करके देखते हैं। कोई एरर नहीं है, रन किया। अब आप देखिए, अब कह रहे 2.50, यानी मैं चाह रहा हूं सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट शो हो, तो मुझे लिखना पड़ेगा .2f। ठीक है, तो अब आप देखिए मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं ये हो, फिर आप चेक करके देखते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपाइल एंड रन भी कर सकते हैं। फौरन कंपाइल करेगा, रन करके आपको आउटपुट दिखा देगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2.5। कामयाबी के साथ हमने ये काम कर लिया है। अभी तक आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और इसकी वैल्यू को आप कैसे प्रिंट आउट कर सकते हो। ये सारी बातें आप सीख चुके हैं। अपनी लिस्ट की तरफ आते हैं। वेरिएबल्स के ऊपर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। फिलहाल हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ रहे हैं। वेरिएबल क्या चीज है, अगर मैं इसके आगे लिख दूं, वेरिएबल हमारे पास कहा जाता है मेमोरी स्पेस। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल की। वेरिएबल्स की अगर हम टाइप्स की बात करें, तो एक हमारे पास आ जाता है इंटीजर वेरिएबल। जैसे अभी हमने पिछले केस में जो y था वो एक इंटीजर वेरिएबल था। आइए अगर हम y की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इस कमेंट को रिमूव कर देता हूं मैं यहाँ पे। अगर मैं y की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू। अब चूंकि जो y है वो एक इंटीजर वेरिएबल है, उसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं
वो %d है। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉमा, कॉमा के बाद मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा। वेरिएबल का नाम मेरे पास क्या है, y। तो यहाँ पे जैसे मैंने y लिखा, सेमीकोलन लगाया। और एक बात याद रखनी है आपने, आप अगली लाइन आउटपुट करवाने जा रहे हैं तो उससे जो पिछली लाइन है उसके आखिर में आपको /n लगाना है, ताकि आपको अगली लाइन नेक्स्ट लाइन पे नजर आए। अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो आप देखते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे। तो ये इसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सो वेलकम टू माय फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2.5, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे ये लिखें द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू। आप अपनी मर्जी से चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ x इक्वल्स टू, इसी तरह यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ y इक्वल्स टू। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना बहुत जरूरी है, %d%f, उस हिसाब से वो यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, कंपाइल और फिर इसको रन करते हैं, तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू 2.5 एंड y इज इक्वल टू 4। तो अब तक हमने जो वेरिएबल्स की जो टाइप पढ़ी है उसमें हमने एक इंटीजर वेरिएबल पढ़ लिया है और एक फ्लोट वेरिएबल पढ़ लिया। सो इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल के बाद एक तीसरी टाइप आती है, उसको हम कहते हैं कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टर वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप में से बहुत से लोग हैरान होंगे कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टर्स हमारे पास, मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ, कैरेक्टर्स हमारे पास ए से लेकर जेड तक जितने अल्फाबेट्स हैं 26 के 26, ये 26 कैरेक्टर ये हो गए। स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक 26 कैरेक्टर ये हो गए। 26 + 26 ये हमारे पास 56 हो गए। इसके अलावा, सॉरी 52 हो गए। इसके अलावा हमारे पास जितने भी स्पेशल सिंबल आ जाते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डॉलर का साइन हो गया, ठीक है, या आपके पास कोई @ हो गया, इस तरह के सिंबल्स को स्पेशल सिंबल का, ये भी हमारे पास एक करेक्टर कहलाता है। तो अगर मैं करेक्टर डाटा स्टोर करना चाहता हूँ अपने सी लैंग्वेज के अंदर, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। आइए वो वेरिएबल ले लेते हैं। लेकिन मुझे इसको बताना पड़ेगा कि ये करेक्टर वेरिएबल है, तो मैंने z के नाम से एक वेरिएबल ले लिया है और ये एक करेक्टर वेरिएबल है। अब इसके अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन करने से पहले आपको ये बता दूं मेमोरी में क्या चल रहा है। मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में आपके पास एक और जगह रिजर्व हो गई है, और इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम है जी, इसका नाम हमने रखा है z। और इसके, अब तक हमने इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, लेकिन अगर मैं इसके आगे लिख देता हूं z इज इक्वल टू, सिंगल डबल कॉमास लगाने आपने, और a, तो ये a एक करेक्टर है जो कि z वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो अभी अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे, ये a इसके अंदर जाके यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। तो इस तरह से वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। और अगर आप इसको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं प्रिंट f इन्वर्टेड कॉमास z इज इक्वल टू, अब चूंकि ये करेक्टर वेरिएबल है तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा %c। %c लिखने के बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉमा, और फिर उस वेरिएबल का नाम जो कि z था, और सेमीकोलन। गलती क्या कर रहा हूं मैं इसके अंदर, पिछली जो लाइन मेरी खत्म हुई थी इन्वर्टेड कॉमास के, उसके आखिर मैंने /n लाजमी लगाना है, ताकि अगली लाइन न्यू लाइन में प्रिंट होके आए। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे। तो जी हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इसके अंदर हम रैम को यूटिलाइज कर रहे हैं, मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 2.5 प्रिंट हुई, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू ए प्रिंट हो गई। तो फाइनली हमने सीख लिया कि हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को कैसे, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उनको आउटपुट कैसे करवाते हैं। अब मैं सारा कुछ मिटा देता हूँ। अब आपको थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स करें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो पिछला जो कोड था उसको दोबारा से गौर करके रिपीट करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको अगली चीज सिखाने लगा हूं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमने पूरा सी लैंग्वेज का एक बेसिक कोर्स कंप्लीट करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रिंट एफ की प्रैक्टिस होती रहेगी। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टास्क है वो है यहाँ पे
वेरिएबल्स के ऊपर हमने काम कर लिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर पे काम हो चुका है, कांस्टेंट पे मैं बाद में आऊंगा, इनपुट आउटपुट फंक्शंस पे भी मैं बाद में आऊंगा। आउटपुट फंक्शंस में से एक तो आप सीख चुके हो, प्रिंट एफ, लेकिन अभी तक आप इनपुट फंक्शन आपने नहीं सीखा। अभी मैं बात करने वाला हूं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमने अंडरस्टैंड करना है, कैसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने दो नंबर्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, इंट x कॉमा y। आप एक ही लाइन में दो वेरिएबल्स भी साथ में डिक्लेयर कर सकते हो, यानी यहाँ पे मैंने x और y दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। ऐसा करने से मेमोरी में मेरे क्या होने वाला है, फिलहाल यहाँ पे मैं जो वैल्यूज थी इनको मिटा देता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास x और y, ये दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे मेमोरी के अंदर ले लिए, जो बिल्कुल खाली हैं, इसके अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं हुआ। अब मैं x के अंदर x के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, x इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल टू 10। तो दोनों को अगर प्लस करो तो 19 आंसर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे मुझे तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा। तीसरा वेरिएबल मुझे क्यों चाहिए? तीसरा वेरिएबल मुझे इसलिए चाहिए, कॉमा जेड लगा दिया, मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और आखिर में सेमीकॉलन। सी लैंग्वेज की हर स्टेटमेंट सेमीकॉलन से एंड होती है। तीसरा वेरिएबल मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मैं इनको प्लस करना चाहता हूं, x प्लस वाई, तो इनका जो जवाब होगा वो z के अंदर स्टोर होने वाला है। तो x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 10 है, 9 प्लस 10 19, तो z स्टोर हो जाएगा इसमें। मेमोरी में क्या सूरत हाल आ रही है इस वक्त? हमारे पास जो ये हमारे पास तीसरा वेरिएबल z है, तो x के अंदर हमने स्टोर किया था 9, y के अंदर हमने 10 स्टोर किया था, तो y प्लस x प्लस वाई, 9 प्लस 10 जवाब आएगा 19। तो z के अंदर जो वेरिएबल स्टोर होने वाला है वो है हमारे पास 19। तो z की वैल्यू अब 19 हो चुकी है। अब मैंने z की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट f और लिख देता हूँ z इज इक्वल्स टू, अब z चूंकि एक इंटीजर वेरिएबल है, उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो होगा %d, कॉमा, और अब मैंने इस वेरिएबल z का नाम यहाँ पे लिख दिया, आखिर में सेमीकोलन डाल दिया। अब जो चीज मैं सोच रहा हूं दिमाग में, आउटपुट स्क्रीन पे आएगा z इज इक्वल टू 19। आइए इसको करके देखते हैं। एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, कंपाइल एंड रन किया, देखते हैं क्या z इज इक्वल टू 19 आया आता है या नहीं। तो z इज इक्वल टू 19 आपके सामने आ चुका है। हम कामयाबी के साथ दो नंबर्स को प्लस कर चुके हैं और उसमें हमने प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई किया है। ये हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। प्रोग्राम किसे कहते हैं? जब कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएं और वो कोई काम कर रही हो, उससे प्रोग्राम कहते हैं। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि दो नंबर्स को प्लस कर रहा है। अगर मैं इसके साथ प्लस की जगह अरिथमेटिक ऑपरेटर चेंज करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूं, तो अब 9 10 90 आंसर आना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए z इज इक्वल टू 90। तो आप देख सकते हैं कि अब आपकी स्क्रीन पे z इज इक्वल टू 90 लिखा हुआ आ चुका है। तो कामयाबी के साथ मैं ये काम कर पा रहा हूं। इसी तरह अब हम इसको डिवाइड का करके देखते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं और y की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। तो अगर 10 और 5 को डिवाइड किया जाए, 10 और 5 को अगर मैं डिवाइड करूं, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 5, 5 2 10, तो जवाब आना चाहिए 2, और 2 स्टोर हो जाएगा। तो अब पहले मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर चेंज कर लेता हूं। सो x डिवाइडेड बाय y मैंने किया, कंपाइल एंड रन करते हैं। अब z की वैल्यू 2 प्रिंट होनी चाहिए। तो आपने देखा z इज इक्वल टू 2 आ गया। अब मैंने यहाँ पे कुछ आसान वैल्यूज ली हैं, 10 और 5, जो आसानी से डिवाइड हो रही है। बाज दफा आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर जो है वो पॉइंट डेसिमल में आता है, लेकिन z चूंकि हमारा एक इंटीजर वेरिएबल है, तो वो फिर एक वैल्यू को कैसे स्टोर करेगा, चलें करके देख लेते हैं। x के अंदर मैं 5 स्टोर करता हूँ और y के अंदर मैं 10 स्टोर कर देता हूँ। सो 5 डिवाइडेड बाई 10 अगर देखा जाए तो उसका जवाब आता है 0.5।
तो z के अंदर स्टोर होना चाहिए 0.5 और प्रिंट होना चाहिए z इज इक्वल टू 0.5। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ, देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो जवाब आ रहा है 0.5 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू ले रहा है, क्योंकि z एक इंटीजर वेरिएबल है। अब क्यों ना अगर हम कुछ ऐसा करें कि इसके अंदर हम कोशिश करें कि हमारा जो z वेरिएबल है वो हमारे मुताबिक काम करे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोशिश की है कि यहाँ पे मैं अगर फ्लोट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो अब अगर इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, अब भी ये हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइप कास्टिंग। इसके अंदर हम डेटा टाइप चेंज करते हैं। इसको हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी एडवांस बात है। मैं फिलहाल बेसिक लेवल के ऊपर आपको करवाना चाह रहा हूँ कि आपको सी लैंग्वेज के ऊपर आपका हाथ बैठ जाए और आप कोडिंग करना शुरू कर दें। अच्छा, x माइनस वाई करके देखते हैं। तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू तो 5 माइनस 10, जवाब आना चाहिए -5। आइए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए जवाब आ गया -5। तो फाइनली आपने देखा कि मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर को किस तरह से अप्लाई किया। अब मैं वापस आता हूं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट फंक्शन की बात करूंगा। तो सी लैंग्वेज में जो इनपुट फंक्शन इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं स्कैन एफ। तो जो स्कैन एफ फंक्शन है उसको कैसे इस्तेमाल करना है आइए जानते हैं। अभी आप देख रहे थे कि यही प्रोग्राम जो कि मैंने प्लस माइनस का बनाया है, एक्स प्लस वाई, दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं। अब इसके अंदर मैंने वैल्यूज डायरेक्ट स्टोर की हुई हैं। इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हम वैल्यूज डायरेक्ट स्टोर करते हैं, इनको कहते हैं स्टेटिक वेरिएबल। ये हमारे पास स्टेटिक वेरिएबल्स हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं अब इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को इनपुट कर सकूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन वैसे ही रहेगी, नीचे फार्मूला वैसे ही रहेगा। अब आप देखिए मैं क्या करता हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा जो यूजर को ये कहेगा कि पहला नंबर एंटर करो। सी लैंग्वेज में इस तरह के मैसेज को, जिसमें हम यूजर को कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट मैसेज। ये एक प्रॉम्प्ट मैसेज होता है जो कि यूजर से कुछ काम करवाने के लिए दिया जाता है। तो इस लाइन के ये आउटपुट हमारा जनरेट होगा एंटर फर्स्ट नंबर। बिल्कुल इसके नीचे ही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं एक इनपुट फंक्शन स्कैनफ लिखूंगा और ब्रैकेट्स लगाऊंगा, छोटी ब्रैकेट्स। अब स्कैनफ फंक्शन जो है इसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। हम यहाँ पे ऐड करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर कि जो वेरिएबल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करना है उसकी डाटा टाइप कौन सी है। उसकी डाटा टाइप इंटीजर है तो यहाँ पे आएगा %d। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, कॉमा के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एंड। एक एंड का आपने यहाँ पे लिखना है, ये इसका सिंटेक्स है, ये इसका रूल है। एंड लिखने के बाद अब मैं वेरिएबल का नाम लिखूं, इसको एड्रेस कहा जाता है। जो एंड लिखा है इसको कहेंगे एड्रेस ऑफ एक्स। क्योंकि हमारी जो मेमोरी है उसमें जितनी भी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जिस तरह यहाँ पे एक्स एक मेमोरी लोकेशन है, जेड एक मेमोरी लोकेशन है, वाई एक मेमोरी लोकेशन है, ये जितनी भी मेमोरी लोकेशंस होती हैं इनके मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। ऐसे एक्स का मेमोरी एड्रेस मिसाल के तौर पे 201 है, जेड का मेमोरी एड्रेस फॉर एग्जाम्पल होगा 204, वाई का मेमोरी एड्रेस होगा 208। अब आप देख रहे हैं इसमें 4 का फर्क आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक जो हमारे पास मेमोरी होती है उसका एक मेमोरी साइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि ये जो मेमोरी है मेरे पास, ये एक इंटीजर वेरिएबल के लिए है, इंटीजर नंबर के लिए हमने यहाँ पे रिजर्व की हुई है। तो उसका साइज हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वो कितना है, वो है 4 बाइट। अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि 4 बाइट क्या चीज होती है। 4 बाइट का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 बाइट का डाटा इसमें स्टोर हो सकता है। तो जितनी भी हमारी इंटीजर वैल्यूज होती है उनका मैक्सिमम साइज 4 बाइट तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मैं इस बाइट की डिटेल में चला जाऊंगा तो टॉपिक से हम बिल्कुल हट जाएंगे। फिलहाल आपने याद रखना है कि वेरिएबल का एक साइज होता है 4 बाइट और मेमोरी एड्रेस होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंड एक्स जो है हमारे पास ये क्या है, तो आप कहेंगे 201। अगर मैं आपसे पूछूं एंड वाई क्या है,
वो है 208। क्योंकि स्कैन एफ फंक्शन का मकसद ये होता है कि जब आप एक नंबर एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से, वो नंबर इस एक्स मेमोरी लोकेशन तक पहुंचना चाहिए। कैसे पहुंचेगा? जब उसको एड्रेस का पता होगा। और ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका स्कैन एफ फंक्शन। आपकी कीबोर्ड से एंटर की गई वैल्यू को स्कैन एफ फंक्शन पहले फिल्टर करेगा कि ये किस टाइप की वैल्यू है। तो %d से उसे पता चलेगा। %d की मदद से वो ये डिसाइड करेगा कि आपने एक इंटीजर वैल्यू एंटर की है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। फिर उसको मेमोरी में कहाँ जाके स्टोर करना है, कॉमा एंड एक्स, तो एक्स के एड्रेस पे जाके उसको स्टोर करवा देगा। अभी होगा कई कैसे आगे चल के देखते हैं। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट एफ, उसके बाद %d कॉमा, और सॉरी मैं अगला मैसेज मुझे प्रिंट करना था, एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। ये मैं गलती से स्कैन एफ में आ गया। तो अब मेरा अगला मैसेज एंटर सेकंड नंबर का प्रिंट होगा। गलती क्या कर रहा हूं, पिछली लाइन में /n नहीं डाला, जिससे अगला मैसेज न्यू लाइन में प्रिंट होना होता है, और इसके भी आखिर में /n डाल दें। अब बिल्कुल इसके नीचे यहां पे मैं लिखने लगा हूं स्कैन एफ, उसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा %d कॉमा। अब चूंकि मैंने y के अंदर अगली वैल्यू स्टोर करनी है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड y। तो मैं जो मेरा जो सेकंड नंबर है वो y वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। फिलहाल मेरा x और y बिल्कुल खाली है। अगर आप इसको मेमोरी के अंदर देखें तो x के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं हुआ हुआ, y के अंदर भी कुछ भी स्टोर नहीं हुआ हुआ। अब हम इस तरह जो वैल्यूज पुट करते हैं, इस मेथड को कहा जाता है डायनेमिक मेथड। और अगर जब आप वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करते हैं उसको स्टैटिक मेथड कहते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको करना है कंपाइल एंड रन, और आइए इसको करके देखते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे कंपाइल एंड रन किया तो यहाँ पे आया एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 7। तो होगा ये, जैसे ही यहाँ पे मैंने 7 प्रेस किया, स्कैन एफ फंक्शन एक्टिव हो जाएगा और इस 7 को रिसीव करेगा, इसको फिल्टर आउट करेगा कि ये 7 एक इंटीजर नंबर है। उसको पता कैसे चलेगा कि आपने यहाँ पे %d मेंशन किया हुआ है, तो ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे। अगर मैं यहाँ पे 7.5 लूंगा तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो %d पे यहाँ पे इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप एक इंटीजर वैल्यू देंगे। अब ये कहाँ पे मेमोरी पे जाके स्टोर होगा? ये स्टोर होगा एंड x, यानी x के एड्रेस पे। एंटर की जैसी मैंने प्रेस की, तो जैसी मैंने एंटर की प्रेस की, मेमोरी में क्या हुआ कि x के अंदर 7 जाके स्टोर हो गया। अब उसके बाद प्रिंट एफ इस फंक्शन की वजह से लिखा हुआ है एंटर सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ले लेता हूं 8। तो जैसे यहां पे मैं 8 प्रेस करूंगा तो मेमोरी में y की जगह पे यहां पे 8 स्टोर हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहले हम x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 8 डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर रहे थे। अभी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं रन टाइम के दौरान। ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन शो होती है, ये हमारी रन टाइम की स्क्रीन होती है। अच्छा, सो एंटर सेकंड नंबर हो गया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपने देखा लिखा हुआ आ गया z इक्वल टू 15। तो फाइनली आपने दोनों को प्लस करके शो करवा दिया। अब इसको हम थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं। हम चाहें तो वेरिएबल के नाम चेंज कर सकते हैं। अब एक्स वाई जेड से कुछ पता नहीं चल रहा। वेरिएबल एक्स का नाम मैं रख सकता हूँ num1, वेरिएबल वाई का नाम मैं रख सकता हूँ num2, और z वेरिएबल की जगह मैं, क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट स्टोर हो रहा है, तो इसका नाम मैं रख सकता हूँ sum। सो num1 num2 sum, ये मैंने यहाँ पे स्टोर इनके वेरिएबल के नाम रख लिया। अब जो वेरिएबल्स के नाम मैंने यहाँ पे चेंज किए हैं, तो मुझे जहां जहां पे ये इस्तेमाल हो रहे थे वहां पे भी चेंज करना है। जैसे स्कैन एफ के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा num1, y की जगह यहाँ पे मैं लिखूंगा num2। इसी तरह z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये फार्मूला अब चेंज होगा क्योंकि वेरिएबल नाम अब चेंज हो गया। तो मैं लिखूंगा sum इज इक्वल टू num1 प्लस num2। तो num1 और num2 की वैल्यू प्लस होके सम के अंदर स्टोर हो रही है। तो हमारा जो वैल्यूज थी 7 + 8 15 जाके
स्टोर हो गया और अब इनके नाम हो चुके हैं XYZ नहीं है, बल्कि हमने इनके नाम चेंज कर दिए हैं। जो पहला वेरिएबल था उसका नाम हमने क्या रख दिया था, उसका नाम ने रखा था num1। ये num1 है, ये num2 है और ये वेरिएबल है sum। सो फाइनली आपने सम के अंदर 15 स्टोर होगा। प्रिंट एफ करवा देंगे हम। z इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा यहाँ पे सम इज इक्वल टू %d, कॉमा और फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम सम। एक चीज आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम स्मॉल s से लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी स्मॉल s आना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों से आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, दोबारा से कंपाइल एंड रन किया, अब आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। पहले नंबर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज 60। तो num1 के अंदर 60 स्टोर होगा, देन 34। num2 में 30 स्टोर होगा, 34 स्टोर, तो 60 प्लस 34 94। सो फाइनली हमने एक बहुत अच्छे तरीके से एक प्रोग्राम बना लिया है जो यूजर से इनपुट लेता है नंबर्स और उनको प्लस करके दे देता है। तो आप अब इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल सीख लिया है, आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल सीख लिया है। लिस्ट की तरफ वापस आते हैं। ये इतना कुछ हम कवर कर चुके हैं अब तक। अब ये हमारा इतना कुछ रहता है। आप ये समझें कि आपने इस वक्त 50% बेसिक सी लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। बकाया 50% जो है वो इससे थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अब आप थोड़े से ट्रैक पे आ गए हैं कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा कैसे जा सकता है। तो अब आपने इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करने से पहले एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है। मेक अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज वेयर देर टेक एन इनपुट फ्रॉम यूजर लेंथ एंड विड्थ। आपने यूजर से लेंथ और विड्थ इनपुट लेनी है एंड फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना है, कम से कम 20 से 25 सवाल आप अगर इस तरह के सॉल्व करते रहोगे तो आपकी जो शुरू में जितना कुछ आपने पढ़ा है इसकी आपकी प्रैक्टिस होगी। ये लेवल 2 है, यहां से शुरू हो जाता है लेवल 2। अब आप लेवल 1 पे हो। लेवल 1 पे आपको ये सारी चीजें कवर करनी थी और ये कवर करने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप इस तरह का सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सको। तो अगर मैं इस तरह का सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखता हूं अभी, इसको अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं और फिर आपको ये भी गाइड करूंगा कि इसके बाद फिर आपने वो 20 से 25 सवाल कैसे हल करना है। तो आइए अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। रेक्टेंगल के बारे में आपको पता होगा, रेक्टेंगल के अंदर दो लेंथ होती हैं, एक होती है उसकी विड्थ, एक होती है लेंथ। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो उसका एरिया आ जाता है। तो एरिया का सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो अब अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा लेंथ के नाम से, एक वेरिएबल चाहिए होगा विड्थ के नाम से। मैं ये पूरे पूरे नाम क्यों लिख रहा हूँ, पूरे पूरे नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पूरे नाम लिखना एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है। मैं चाहता खाली एल या डब्ल्यू भी लिख सकता था, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। और एक और वेरिएबल मुझे चाहिए, एंटर लेंथ। और यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे हम लगा देते हैं /n, आखिर में करेंगे सेमी कॉलन, स्कैन एफ परसेंट। अब चूंकि लेंथ हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा %d, कॉमा दूसरे हिस्से में हम स्कैन एफ की क्या लिखते हैं, एंड किस चीज को डिफाइन करता है, एड्रेस को, एंड लेंथ। आखिर में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा सेमी कॉलन। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ
inverted commas, enter width /n scanf %d, कॉमा एंड विड्थ, और आखिर में कर दूंगा सेमी कॉलन। अब फाइनली मैं यहाँ पे वैल्यूज दे रहा हूँ लेंथ और विड्थ की यूजर से, और नीचे यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, विड्थ सेमीकोलन, और आखिर में मैंने एरिया की वैल्यू को प्रिंट करवा देना है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज, और चूंकि वो एक इंटीजर वैल्यू होगी तो यहाँ पे मैं लिखूंगा %d, कॉमा, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम जो कि एरिया है और आखिर में सेमीकोलन ऐड कर दूंगा। आइए अब इसको करके देखते हैं। यहां से मैं करूंगा कंपाइल एंड रन। तो एंटर लेंथ, फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, विड्थ फॉर एग्जाम्पल उसकी है 50 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आया 1500 मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे मैं यूनिट्स भी ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे आउटपुट के लिए यहाँ पे %d के बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मीटर स्क्वायर, तो अब अगर मैं इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ, अब मैंने इसको फिर से एंटर लेंथ, फॉर एग्जांपल लेंथ थी 40, विड्थ थी आपके पास 80, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया 3200 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपने एक रेक्टेंगल का प्रोग्राम बना लिया है। अब आप इस तरह के कम से कम 20 से 25 प्रोग्राम बना सकते हैं, इसमें आप यूजर से कोई वैल्यू इनपुट लें और नीचे एक फार्मूला लगाएं और उस वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाएं। तो इस तरह करने से आपकी जो लेवल 1 है उसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, आप मास इनपुट लें, फोर्स इनपुट लें और एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएं, ए इज इक्वल टू F/m, तो वो भी आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। तो फाइनली हमारा लेवल 1 सी लैंग्वेज का एक छोटा सा कोर्स कंप्लीट हुआ है। इसको करने से आप ट्रैक पर आ गए हैं। तो इसके बाद हम मिलेंगे लेवल 2 सी लैंग्वेज के अगले कोर्स पे। तब तक आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।